सायन में। रामचंद्र जी अपने गुरुवर से पूछ रहे हैं कि जो आत्मज्ञानी है वो इस संसार को कैसा देखते हैं। प्रश्न बड़ा मार्मिक है। उनका संसार को देखने का दृष्टिकोण अलग होता है। आदृष्टा सर्वभूताना है मैत्र, करुण एम च निर्ममो निरंकार है, सम दुख सुख शमी, समय शत्रु च मित्रो च तथा मानो अपमान शीतोष्ण सुख दुख है समय सम विवर्जित है। उसके लिए सुख दुख बरोबर होता है, मान अपमान बरोबर होता है, मित्र शत्रु में भेद नहीं मानता है और सब में आत्मरूप को देखता है। राम जी के सवालों में बड़ा यथार्थ है। कह रहे हैं उस आदमी को अपनी देह किस तरह प्रतीत होती है, उसकी देह का रूप कैसा होता है। महर्षि वशिष्ठ बोले, राघव जैसी भावना होती है वैसा ही जगत प्रतीत होता है। जगत तो चित्त के द्वारा बना है, ये मात्र कल्पनाएं हैं। आपको ध्यान होगा विश्व की संरचना के लिए वैज्ञानिक लोग भी काफी चिंतित हैं। मेरे विचार से ब्रह्मांड के निर्माण होने के साथ ही मनुष्य ने परमात्मा की खोज शुरू की। क्योंकि उसे कौतुक लगा। आप कल्पना करें, जगत की सृष्टि बड़ी चालाकी से की गई है। अगर ये पंचभौतिक तत्व नहीं होते तो बोलना, सुनना, देखना, रिश्ते, नाते, कर्म, विकर्म आदि इनमें से किसी का भी अस्तित्व नहीं होना था। एक चीज आप देखते हैं, शरीर के पोषण के लिए भी प्रकृति ने सभी संसाधन उपलब्ध कराए हैं। ये संसार एक बहुत शातिर ताकत के हाथ में है। हे राम, जैसे तुम्हारे चित्त की कल्पना होती है वैसा जगत प्रतीत होता है, इसलिए ज्ञानी अपने चित्त का पूरा निरोध करता है। आपको ध्यान होगा, मैंने एक प्रसंग पहले भी उठाया कि वैज्ञानिक लोग आजकल आदमी को अमर करने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे? ये इंडिविजुअलिटी क्या है, वो आत्मा को अमर नहीं कर रहे। उनका प्रयास एक भौतिक है। आत्मा तो भौतिक से परे है। अब उन्होंने क्या फार्मूला निकाला, उसमें वो कार्य कर रहे हैं। मनुष्य की जब मृत्यु होती है
शरीरांत होता है, पर मस्तिष्क उसके बाद भी 7 से 8 मिनट तक क्रियान्वित रहता है। लेकिन उसकी क्रियाशीलता शरीर वहन नहीं करता है। आप मेरे उदाहरण को समझिए थोड़ा, क्योंकि पवन सिमट करके ऊपर चली जाती हैं, इसलिए जब वो शरीर को आज्ञा देता है तो शरीर आज्ञा नहीं मानता है, वहां मनुष्य छटपटाता है। पर वायु तत्व के उठने के कारण से प्राण शक्ति जब खत्म हो जाती है तो 10 वायुएं खत्म होती है। क्रिया उन वायुओं से ही है, वायु ही जीवन है। बोलना, चलना, सुनना, सुकड़ना, पसरना आदि सब वायु तत्व है। वैज्ञानिक इसको मान रहे हैं 7 से 8 मिनट तक मस्तिष्क में स्पंदन रहता है। अब वो एक प्रयास कर रहे हैं, अगर उस 7-8 मिनट में उसकी पूरी मेमोरी कलेक्ट कर लेते हैं, मेमोरी को सेव करते हैं। जैसे इंसान शरीर छोड़ता है, कुछ लोग अंग दान देते हैं, किडनी है, आई है, हार्ट है, लीवर है। वो वैज्ञानिक लोग निकाल कर सेव करते हैं, केमिकलाइज कर लेते हैं, प्रिजर्व करते हैं। जिनमें आंखें नहीं है उनमें वो आंखें ट्रांसप्लांट करते हैं, जो दूसरी ठीक आंखें हैं। इसी तरह उन्होंने ये फार्मूला अभी निकाला है, अभी प्रयोग में है। इसका सृजन भी एक चिकित्सा वैज्ञानिक लेडी ने किया, स्टार्ट वहां कैसे हुआ है। आप इसको नेट पर भी देख सकते हैं। वो मेमोरी सेव कर लेते हैं, जैसे किडनी सेव कर लिया केमिकलाइज करके, जैसे आई सेव कर लिया, इस तरह उसकी मेमोरी वो सेव कर लेते हैं। अब वो मेमोरी जो दूसरा जीवित शरीर है उसमें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। शर्त ये होगी कि उस आदमी की मेमोरी पहले वैकेंट करनी पड़ेगी, खाली करनी पड़ेगी। जैसे हम एक दूसरे लोगों के वाइटल ऑर्गन अपने शरीर में ट्रांसमिट रिसीव करते हैं, इस तरह वो मेमोरी तो जब ये रिसीव करते हैं तो उसकी जो खराब किडनी है निकाल कर बाहर कर देते हैं, उसका जो खराब आंखें हैं वो निकाल कर बाहर करते, तब उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। इस तरह मेमोरी ट्रांसप्लांट करने के लिए पहले उस आदमी की मेमोरी निकालनी पड़ेगी। जब उसकी मेमोरी निकाल देंगे तो उस आदमी को कुछ नहीं पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, लेकिन बॉडी जीवित रहेगी। इसलिए चिकित्सा विज्ञान काफ़ी कोशिश कर रहा है, उसकी मेमोरी निकालकर डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। अब जो आदमी और अधिक जीना चाहता है उसी की वो मेमोरी जो उन्होंने रिसीव की थी उसमें ट्रांसमिट करते हैं। मान लो एक सागर है,
एक आदमी का नाम। एक का नाम है पवन। सागर चाहता है कि मैं और भी जीऊं, तो पवन से कांटेक्ट करता है, भाई तुम्हारी बॉडी रहेगी पर तुम्हारी बॉडी में मैं प्रवेश करूंगा, तुम मुझसे इतना धन ले लो। अब आपको मैं इसका प्रमाण, ये पद्धति इस देश में पहले से थी। उदाहरण मिलता है शंकराचार्य और मंडन मिश्र का जब ज्ञान संवाद हुआ, मंडन मिश्र भी ब्रह्मा का रूप माना जाता है, शंकराचार्य भी शिवजी का रूप माना जाता है। तो ज्ञान संवाद में मंडन मिश्र पराजित हो गया, बड़ा दुखी हुआ। वो बड़ा विद्वान था। उनकी पत्नी ने उनकी निराशा को देखा, कहा, हे पतिवर, आप चिंता मत करो, मैं शंकराचार्य को पराजित करके आऊंगी। मंडन मिश्र की धर्मपत्नी शंकराचार्य से ज्ञान संवाद करने लगी। तब सृजन का मूल बेस नर नारी के मिलन या संभोग को, ये मैथुन सृष्टि है, रति क्रिया कहते हैं इसको, विषय में संवाद किया। शंकराचार्य बाल ब्रह्मचारी थे, इसलिए उन्हें रति विज्ञान का पता नहीं था। ये संपूर्ण सृष्टि को मैथुन सृष्टि भी कहते हैं। आप देखो, इसलिए जोड़ा है ये सृष्टि मैथुन सृष्टि है। गाय हैं, बैल हैं, हाथी हैं, हथनी हैं, कुत्ता हैं, कुत्ती हैं, पुरुष हैं, नारी हैं। इसलिए जब रति विज्ञान का शंकराचार्य को पता नहीं था, वो बाल ब्रह्मचारी थे। अगर आप गौर करें तो हमारे ऋषि मुनियों ने रति विज्ञान पर, काम शास्त्र पर अनेकों ग्रंथों की सृजना की है। कहीं कोक शास्त्र, कहीं काम शास्त्र, कहीं काम सूत्र आदि ऐसे ग्रंथों का निर्माण किया ताकि आदमी रति क्रिया को ठीक से समझे। आपको मैं बताता हूं, यही चीज, यही प्रयोग कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में भी हुआ था। रति विज्ञान को एजुकेशन सिलेबस में शामिल किया गया था। बाद में कुछ लोगों का अपना नजरिया था, हटा दिया गया। मुझे इसके विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसी तरह गुरुकुलों में जो हमारे ऋषि मुनि थे, अपने शिष्यों को रति विज्ञान के विषय में समझाते थे। रति विज्ञान एक बहुत बड़ा विज्ञान है, इसका पूर्ण ज्ञान देते थे। रति विज्ञान का पूर्ण ज्ञान न होने से स्त्री पुरुष में एक समग्र संतुष्टि का वातावरण नहीं बन पाता है। इसलिए इसको संभोग भी कहते हैं। सम यानी दोनों मिलकर, भोग यानी विषय का आनंद। इस पर अनेकों ग्रंथ लिखे गए हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, कामसूत्र पर। शंकराचार्य ने कहा, हे देवी, मुझे वक्त दो थोड़ा, 6 महीने का।
तब मैं तुम पर इस मूल प्रश्न पर परिचर्चा करूंगा। इसमें तो संदेह नहीं है, जो बाल ब्रह्मचारी होते हैं वो उस क्षेत्र में नहीं जाते हैं। मुझसे भी एक आदमी ने एक प्रश्न किया था, सीधा था, बोला सुहाग रात क्या होती है? मैंने बोला भैया ऐसा है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, किसी शादीशुदा से पूछ लेना, वो तुम्हें बता देगा कैसा होता है क्या होता है। इस तरह निसंदेह हमारे ऋषि मुनियों ने रति सूत्र पर, काम सूत्र पर कई ग्रंथों का सृजन किया। मंडन मिश्र की पत्नी जानती थी कि ये बाल ब्रह्मचर्य है, यहाँ ये पराजित हो जाएगा, इसलिए उसने कहा हे देवी मुझे थोड़ा समय दो, 6 महीने का, बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा। अभी यहाँ थोड़ा गौर कीजिएगा, अपना शरीर शंकराचार्य ने अपने शरीर से निकला, अपने शिष्यों को कहा कि सरसों के तेल में मेरा शरीर रखना, क्योंकि सरसों का तेल प्रिजर्वेटिव है, वो बड़ा प्रिजर्वेटिव है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप सरसों के तेल से मालिश करेंगे फोड़े फुंसी नहीं निकलेंगे, बड़ा गुणकारी होता है। आजकल सरसों के तेल में मिलावट है, लोग बेईमानी और छल कपट की तरफ काफ़ी चल पड़े, धर्म को कम समझ रहे हैं। ऐसा क्यों है? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। ऐसा इसलिए है कि सरसों का तेल इस समय बहुत महंगा है, 2100 रुपये का टीन है, और पाम ऑयल 1100 रुपये का टीन है, रिफाइंड तेल 1600 रुपये का टीन है। मुझे महीने भर में कई लाख की खरीदारी करनी पड़ती है, बहुत विशाल आश्रम है, इसलिए जब सामान आता है मैं पर्चा में खुद देखता हूँ और बिल पेमेंट भी खुद करता हूँ, इसलिए मुझे इन सब चीज़ों का दाम पता है। अब वो क्या करते हैं, सरसों के तेल में पाम ऑयल डालते हैं। पाम ऑयल शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। ये दक्षिण एशिया में अधिक होता है। मैं देखा मलेशिया के अंदर सिर्फ पाम ऑयल के ही पेड़ थे। वो फेफड़ों में संक्रमण करता है, इम्यून सिस्टम को बहुत कमजोर कर देता है। तो है, लेकिन वो भी ऑयल तो चावल का भी ऑयल है, सोया का भी ऑयल है, लकड़ी का भी ऑयल है। ऑयल तो है ही, बिना ऑयल और चिकनाई की कोई चीज़ संग्रहित नहीं हो सकती है, तो वो उसमें मिलाते हैं। हमारे से संबंधित एक सत्य केतु फर्म है, उसमें नमकीन और बेकरी का सामान भी होता है। तो जब वो नमकीन बनाते हैं तो रिफाइन का जो नमकीन है वो 15 दिन के अंदर खत्म हो जाता है, उसमें बदबू आती है। मुझे जब ये बात बताई गई, यानी बदबू का मतलब है सड़न हुई, जब वो खाएंगे लोग तो बीमार होंगे। मैंने कहा नहीं, सरसों के तेल से बनाओ।
मुझे कहा गया कि गुरुजी सरसों का तेल बहुत महंगा है, आप विश्वास करना, रांझड़ी में आना। मैं रिफाइन तेल भी लंगर में इस्तेमाल नहीं करता हूँ, जबकि महीने में कई टीने लग जाते हैं भोजन में सरसों का तेल। मेरा एक शोध है, अधिक बीमारियों का जो हमारे देश में एक कारण है, पहला कारण है रिफाइन। आप विश्वास करना मेरी बात, रिफाइन के अंदर नियर अबाउट 22 केमिकल्स है। आप सोचे ना। और दूसरा कारण है शुगर, चीनी, उसमें 32 केमिकल्स है कंटेन है। तीसरा कारण है यूरिया। आप देखें यूरिया जब जमीन में डाली जाती है तो वो दाने का आकार बढ़ता है, यूरिया में भी केमिकल्स है ज़्यादा। तो मैंने वर्जित किया, मैं कहा ना, संक्रमित भोजन खाने से भूखा रहना अच्छा है। तो बंधुओं वो मिलावट कर देते हैं। वो क्या करते हैं, रिफाइन तेल में भी, इसको पुराने ज़माने में मीठा तेल कहते थे, तब वो मूंगफली का बनता था। आजकल बेईमानी ज़्यादा है, इसलिए रोग ज़्यादा है। पहले रोग नहीं थे इतने। और इसका सबसे बड़ा असर किडनी पर पड़ता है। किडनी हमारे शरीर का फिल्टर है। दूसरा हमारे हार्ट पर पड़ता है। तीसरा हमारे इम्यून सिस्टम पर पड़ता है। जब उस पर पड़ता है तो दिमाग पर भी भारीपन रहेगा। आइए मैं अपने पॉइंट पर वापस आता हूँ। तो शंकराचार्य ने अपनी बॉडी तेल में रखी। तेल बहुत बड़ा प्रिजर्वेटिव है। आप देखते हैं आम को काटकर तेल में अचार के लिए डाल देते हैं और वो साल साल 2-2 साल रहता है। हमारे आश्रम में अचार कुंटलों में बनाया जाता है और वो हम फ्री संगत को देते हैं भोजन में। यहाँ 3 टाइम भोजन मिलता है लोगों को और हजारों लोग भोजन खाते हैं। तेल बहुत प्रिजर्वेटिव है, चीज को यथास्थित रखता है। मैंने हींग पर भी बोला है, हींग कीटनाशक है। इसलिए अचार में हींग डालने का प्रयोजन ये होता है क्योंकि आम में पानी भी था। आपने जो अचार में आम डाला है, अचार बनाने के लिए पानी था, गाजर में भी पानी था, इसलिए उसमें तेल तो सड़न होने से बचाता है, प्रिजर्वेटिव है। हींग उसके अंदर, हींग कीटनाशक है। इसलिए आप देखना अचार में, पापड़ में, कई चीज़ों में, भोजन में हींग का प्रयोग है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। इंसान जिन चीज़ों को नहीं जान पाता है, पशु भी जानते हैं। आप पचमढ़ी में जाना, वहाँ पर भी शिलाजीत होती है। पचमढ़ी में एक दुकान से जब हमने शिलाजीत के बारे में जानकारी ली, बड़ी महंगी थी। उससे पूछा इतनी महंगी क्यों है? ये कश्मीर में भी होती है और ये कमर दर्द के लिए बहुत लाभदायक है और बीज रोगों को नष्ट करने वाला है शिलाजीत। उसने कहा महाराज ये भालू शिलाजीत कहा जाता है, भालू शिलाजीत कहा जाता है। और पचमढ़ी के घने जंगलों में मैं वहाँ रहा भी हूँ काफ़ी टाइम, भालू बहुत है।
डलहौजी में हमारी बटालियन के पास भालू आ जाते थे, और भालू एक वो चीज़ है कि वो शहद को भी खा लेता है, मधुमक्खियों का छजा वो करता है, मधुमक्खियाँ उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, बड़े बड़े बाल हैं कहाँ काटेगी। तो बंधुओं, इस तरह हींग भी बड़ी दुर्लभ पदार्थ है। मुझे पूरे भारत में रहने का मौका मिला। ये दालचीनी, मिज़ोरम में दालचीनी बहुत होती है, उनके पेड़ हैं। वास्तविक दालचीनी वो है जो उसकी जड़ों से छिलका निकाला जाता है, वो असली दालचीनी है। जो बाकी तन्नों और टहनियों से निकाला जाता है वो दोयम दर्जे का दालचीनी है। जो जड़ों से दालचीनी निकलती है उसकी बात ही क्या है। इस तरह रतनजोत, हम लद्दाख में थे, पूर्वी लद्दाख, पोंगोंग झील के पास हम 2 साल में रहा हूँ। वहाँ रतनजोत होती है, बहुत प्योर रतनजोत है। बस वहाँ बूटी रतनजोत की होती है, एक और घास होता है वो होता है, बाकी कोई पौधा नहीं होता है। ये प्रकृति का नियम है। तो शंकराचार्य ने अपना शरीर छोड़ा और इतने में राजा अमरू का मृत्यु होने वाली थी। शंकराचार्य राजा अमरू के बॉडी में प्रवेश ले लिया था। अब आप सोचो कैसे प्रवेश लिया। ये किंवदंतियां नहीं है, ये यथार्थ है शास्त्रों में जो कुछ, और इसका उल्लेख इसमें आ रहा है शास्त्रों में भी। छह महीने तक वहां रहा, उसने 6 महीने तक रति क्रिया की वहां अमरू की पत्नी के साथ, अमरू की ही बॉडी में। जैसे राजा अमरू शरीर छोड़े और शंकराचार्य उनमें प्रवेश ले लिया था। लेकिन राजा अमरू की रानी जान गई इसकी क्रियाएं जो है मेरे पति की तरह नहीं है। तब उसने अमरू के शरीर में जो शंकराचार्य था, वो थोड़ी बताया कि मैं शंकराचार्य हूं। उससे रानी ने पूछा कि तुम्हारी वृत्तियां मेरे पति से नहीं मिलती है, तुम प्रेतात्मा हो, यक्ष हो, किन्नर हो, देव हो, कौन हो, बताओ। क्योंकि पत्नी अपने पति की क्रियाओं को ठीक से समझती है। लेकिन जब उसने अपने पति की क्रियाओं में भिन्नता देखी तब पूछा। शंकराचार्य ने कहा, हे देवी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं शंकराचार्य हूँ। मंडन मिश्र को मैंने ज्ञान में पराजित किया था, पर उनकी पत्नी ने मुझसे रति विज्ञान के बारे में जब पूछा, मैं उससे समय मांगा। मैंने अपने शरीर से मैं रति क्रिया नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे पति की देह में आया ये जानने के लिए। शरीर तो तुम्हारे पति का ही है, तुम्हारा पति व्रतत्व भी भंग नहीं किया, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं इसलिए आया। और वो उसको नमस्कार करके चला गया। तब आकर उसने हम मंडन मिश्र की पत्नी को बताया, बुलाओ, इसका वर्णन नहीं हो सकता है, जो आदमी ये क्रिया करता है वही समझ सकता है। ये उत्तर दिया था। अब यहाँ कबीर साहब क्या कह रहे, नार पुरुष मेला भया, मुख की हाजत ना है कबीर साहब कह रहे हैं। वो तो भोगी जानेगा, वो वर्णन करने में नहीं आएगा। इस तरह वशिष्ठ जी कह रहे हैं, राम,
इस आत्मानंद आत्म सुख को तो वही जान सकता है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ कबीर साहब कह रहे हैं, कहत कबीर ये अकथ कहानी। और आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। आप स्वप्न में देखना, प्रेत आत्माएं भी आकर स्त्री वर्ग से रति क्रियाएं करती है। ऐसा मुझे बहुत से माताओं बहनों ने बोला, ये प्रॉब्लम। इसलिए वो भटकते हैं। आपको ध्यान होगा, मैंने ब्रिटेन के एक मेजर साहब की कहानी बताई थी कि उनकी पत्नी हमेशा ये शिकायत करती थी, कोई प्रेतात्मा मेरे साथ आकर जबरदस्ती संभोग करती है। ये निःशुल्क है। और मनुष्य भी ऐसा कर लेता है कभी कभी स्वप्न में। ये शरीर नहीं होता है और शरीर में प्रविष्ट होकर करता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं इसका प्रमाण दे रहा हूँ, इसकी सत्यता का। आप नींद में ट्रांसमिट हो जाते हैं दूसरी बॉडी में, लेकिन आपकी मेमोरी रहती है। आप जितनी देर निद्रावस्था में होते हैं, वो नींद का शरीर जो है, सूक्ष्म शरीर, उसके द्वारा सभी चीज़ों को पहचानते भी हैं कि ये मित्र है, ये शत्रु है, ये सुख है, ये दुख है। आप उससे निकल आते हैं। जब इस स्थूल देह में फिर प्रवेश लेते हैं, यानी वो मेमोरी कितनी सूक्ष्म है। अब वैज्ञानिक मनुष्य की मेमोरी पर क्या बात कर रहे हैं? मस्तिष्क की 2 खरब कोशिकाएं हैं। 2 खरब भाई, 100 लाख का 1 करोड़ होता है। 100 करोड़ का 1 अरब होता है। वाह! अब लाख के लिए 6 डिजिट है। अब करोड़ के लिए 10 लाख, फिर करोड़, 2 डिजिट और बढ़ते हैं। इसका मतलब है 8 डिजिट होते 1 करोड़ में। अब 1 अरब में कितने होंगे? पहले 1 बिंदु लगाएंगे तो 10 करोड़ हो जाएगा। 1 बिंदु और लगाएंगे तो 100 करोड़ होगा। 1 अरब इक्वल टू 1 अरब। कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 डिजिट कंप्यूटर यहाँ तक उठा लेगा। उसके बाद फिर अरब में, अब 10 अरब के लिए 1 जीरो आएगा, ये 10 अरब है। अब 100 अरब के लिए 1 जीरो और आएगा, तब 1 खरब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिजिट आ जाएगी। कंप्यूटर उठाता है क्या 12 डिजिट? पॉइंट देना पड़ेगा फिर उठाएगा। 1 1 1 करके 12 बार करो। 9 बार उठाया, 9 बार, सिर्फ 9 बार उठाया। कंप्यूटर नहीं उठाएगा। फिर क्या करते हैं? इसलिए वो कह रहे हैं 10 लाख करोड़, यानी 1 लाख करोड़ बोल रहे हैं। आप 1 लाख करोड़ क्यों बोल रहे हैं? उसके पीछे 2 जीरो लगा दो ना, करोड़ के पीछे अरब हो गया। इस तरह मनो
मेमोरी बड़ी सूक्ष्म बात है। दो खरब कोशिकाएं हैं आपके मस्तिष्क में। दो खरब का मतलब है 200 अरब। दो हजार अरब। हर कोशिका में दो बात याद करने की क्षमता है। यानी आदमी अपने जीवन में 4 खरब बातें याद रख सकता है। क्या बात है। मेमोरी कार्ड दिखा सकते हो? ये कितना है? हाँ, ये बड़ी दिखाओ एक। ये कितने में? 32। हाँ, 32, 64। 64। 1 GB में कितनी बातें होती? ये 64 GB। 64 GB है। 1 GB में कितनी बातें आती है? वर्ड। चलो नहीं जानकर, काफ़ी आते होंगे। यानी इसमें जो इंसान एटलीस्ट 5-6 घंटे का प्रीच आ जाएगा, ज़्यादा आएगा। इसमें से बहुत ज़्यादा आ जाएगा। करीब से 30 में रहेगा, 60 घंटे के आसपास। 60 यानी 60 घंटे कंटिन्यू इंसान बोले इस जीबी में आ जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं। कंप्यूटर की कैपेसिटी तो कई जीबी होगा। कितनी? इसकी 1 TB। 1 TB 1000 GB है। 1000 GB। इतने से एक इंस्ट्रूमेंट में वैज्ञानिकों ने इतनी चीज भर दी। इससे कहीं कला निरंजन के पास है रखना। तो वो क्या करेंगे? उस आदमी की वो पूरी मेमोरी कलेक्ट करेंगे। फिर सागर पहले हायर करेगा बॉडी पवन की, उसे लाखों रुपए दे देगा। पवन कहेगा ठीक है बॉडी तो रहेगी, मेमोरी नहीं रहने। उसकी मेमोरी निकाली, उस बॉडी उस मस्तिष्क को खाली कर दिया, पता ही नहीं चलेगा। और इसको शून्य डॉक्टर भी कर रहे हैं। ऑपरेशन करते समय इस मेमोरी को सीज किया जाता है, फील नहीं होता है। और सागर की मेमोरी इंजेक्ट करेगी। अब सागर बाहर रहेगा, बॉडी तो होगी पवन की, लेकिन बॉडी तो होगी पवन की, लेकिन मेमोरी काम करेगी सागर की। सागर की अगर धर्मपत्नी सुमित्रा थी तो वो उसे वही याद होगा। अब पवन की बॉडी में पवन वाला गुण नहीं रहा, पूरी एक्टिविटी वहाँ ट्रांसमिट कर दी गई। तो यानी अब सागर 100 साल का हो रहा था, 90 साल का हो रहा था, अब पवन 25 साल का है, तो उस बॉडी में वो और 75 साल जी सकता है। इस तरह वो कंटिन्यू यूं करता जाएगा। पर आप विश्वास करना, ये सिस्टम फेल हो जाएगा। ये कैसे फेल होगा? जैसे पहले लोगों ने आदमी को हमेशा एवर यंग करने के लिए सेल को प्रिजर्व किया था। सेल टूटे ही नहीं, बुढ़ापा नहीं आएगा, आदमी तंदुरुस्त रहेगा। बाद में वो फेल हो गए, क्योंकि जिनको इस तरह केमिकलाइज किया गया था उनको कैंसर के गुण आ गए। डर गए वैज्ञानिक, ना ये सेल टूटे और जुड़े यही प्रक्रिया ठीक है, इनको अगर हमने प्रिजर्वेटिव देकर स्टेंड किया तो कैंसर के चांसेस है। इसी तरह ये फार्मूला वैज्ञानिकों का बिल्कुल फेल हो जाएगा।
थोड़े दिन तो सागर की मेमोरी रहेगी, कुछ दिन बाद कंट्राडिक्शन होगा, जो उसकी डिलीट की थी मेमोरी वो फिर उठेगी, उसमें फिर पवन प्रकट हो जाएगा। मैं वैज्ञानिकों को ताकीद देना चाहूँगा, ये खराब काम मत करो, ये नेचर से छेड़ाछाड़ी है, इसमें तुम कामयाब नहीं होंगे, ये वैसे ही फेल होगा। मैंने ये संवाद पहले भी उठाया था। अभी किसी के अंदर अगर कोई प्रेतात्मा प्रवेश लेती है तो उसकी मेमोरी दबा देती है उस समय भी, लेकिन उसके अंदर मेमोरी बरकरार रहती है। जब प्रेतात्मा निकल जाती है फिर मेमोरी उठ जाती है, वो थोड़े टाइम के लिए दबाई गई है। इस तरह उसकी मेमोरी उसकी बॉडी में दबा दी गई। जैसे आप अपने मोबाइल से कोई चीज़ स्मार्टफोन से डिलीट करते हैं, लेकिन उसके बेस में डिलीट नहीं हुआ है, वहाँ से निकल आएगा फिर। इस तरह ये मेमोरी जो बेस में है वो फिर उठेगी। अब कंट्राडिक्शन हो जाएगा और पवन और सागर दोनों टकराएंगे। इसमें फिर जीतेगा कौन? पवन जीत जाएगा, क्योंकि बेस मेमोरी में है। इसका मैं उदाहरण दिया था पहले भी। मेरे गुरुदेव ने आंवले के पेड़ लगाए थे, आम के पेड़ लगाए, अभी भी गोंडा आश्रम में मौजूद है। आंवला 100-100 ग्राम का था। जौनपुर और बनारस साइड के आंवले बहुत हेल्दी है, वहाँ का वातावरण आंवले के लिए अच्छा है। मेरा वहाँ आश्रम भी है, मैं तो जाता रहता हूँ, जौनपुर में भी है और उधर भी है। तो हमारा डी आश्रम भी जौनपुर में आता है। ये बात है करीब आज से 55 साल पहले की। गुरुदेव ने वहाँ आंवले का पेड़ लगाया था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उस समय वो पेड़ 5 साल का था, इतना मोटा मोटा आंवला था। धीरे धीरे आंवला छोटा हो गया। आज वो आंवला उतना ही है जितना मूल आंवले का रूप है। इसी तरह उन्होंने जो आम लगाए थे, वो आम आधा किलो के थे, 400 ग्राम के आम थे, कलमी आम। आज वो वापस देसी आम की पॉइंट पर पहुंच गए। इसलिए शरीर की संरचना जबरदस्त है। जो आंख ट्रांसप्लांट कराते थोड़े दिन तो चलती है, बाद में फिर वो वहाँ काम नहीं करती है। इसलिए किडनी का भी 50% फेलियर हो जाती है। बाद में किडनी जान जाती है कि ये मेरी बॉडी नहीं है, इसलिए किडनी दूसरी बॉडी को एसोसिएट नहीं कर पाती है। इसी तरह खैर थोड़ी देर के लिए हो सकता है, नॉट फॉर एवर। इस तरह कई जगहों पर ये संवाद आते हैं। ये टेक्नोलॉजी भारत में थी। आप सोच सकते हैं हमारे यहाँ का विज्ञान कितना हाई था। वो तो दूसरे प्रकार से मेमोरी ट्रांसमिट कर रहे हैं, ऑपरेशन से या कृत्रिम तरीके से, वो वैसे ही इंजेक्ट हो जाते थे। और ये चीज़ें प्रेत आत्मा भी करती है। लेकिन अब आपका नाम के बाद ये चीज़ें आपको क्यों नहीं लगेगी? आपको एक तरह से प्रिजर्व कर दिया। तब साहब कह रहे हैं भूत पिशाच हुए सब न्यारा। यहाँ संवाद था कि आत्मज्ञानी को संसार कैसे लगता है। वशिष्ठ जी कह रहे हैं वो मान अपमान समान देखता है, मित्र शत्रु में वो नहीं उलझता है, और वो सुख दुख में एक जैसा रहता है, समभाव रहता है। शीतोष्ण उसको प्रभावित नहीं कर पाते। तो बंधुओं, संवाद बड़ा था, मैं दूसरी साइड पे निकल गया। कल पुनः मैं यहाँ आऊँगा, समय काफ़ी हो गया है।